मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं निशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए निशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों का इतिहास अनेक असफलताओं तथा कुछ सफलताओं की कहानी है। परिणामों की असफलता का मुख्य कारण निशस्त्रीकरण के लिए राष्ट्रों में सदिच्छा का अभाव है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व शक्ति ही सबसे बड़ा न्याय था, अतः उस काल में निशस्त्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों का विशेष महत्व नहीं था। विश्व के देशों में निरस्त्र करने की न तो किसी ने आवश्यकता अनुभव की थी और न ही इस दिशा में प्रयास ही किए गए थे। सन 1899 के हेग सम्मेलन में बस यह प्रस्ताव ही पारित हुआ था कि मानवता के भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए सैनिक हथियारों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। द्वितीय हेग सम्मेलन 1907 में इस बात की संस्तुति की गई थी कि विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, क्योंकि प्रथम महायुद्ध में हुए नरसंहार ने युद्ध की भयानकता से भावी संस्थितियों को बचाने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता सिद्ध कर दी। दो विश्व युद्धों के मध्य निशस्त्रीकरण के प्रयास सन 1919 से लेकर 1939 तक निशस्त्रीकरण समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा राष्ट्र संघ के बाहर प्रयास किए गए। राष्ट्र संघ द्वारा किए गए निशस्त्रीकरण के प्रयास जो थे, उसमें सबसे पहला प्रयास तो ये था कि शांति और सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता अनुभव करते हुए पेरिस के शांति समझौते की विचित्र संधियों ने इस दिशा में पहले चरण के रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी की स्थलीय एवं जलीय सैनिक शक्तियों को सीमित कर दिया गया। दूसरा प्रयास ये रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान की 8वीं धारा में शांति स्थापित करने के लिए शस्त्रों की कमी को आवश्यक बताते हुए इसके लिए विस्तृत योजना बनाने का कार्य संघ की काउंसिल को सौंपा गया था। तीसरा बड़ा कार्य यह हुआ कि इस कार्य के लिए जनवरी 1920 में एक अस्थायी परामर्शदाता आयोग परमानेंट एडवाइजरी कमीशन बनाया गया। इसके सदस्य उस समय काउंसिल में विद्यमान देशों में से प्रत्येक के स्थल, जल और वायु सेना के एक एक विशेषज्ञ होते थे। इन सेना विशारदों से निशस्त्रीकरण की आशा वैसी ही थी जैसे पादरियों के किसी आयोग से वास्तविकता की घोषणा की आशा रखना। अतः नवंबर 1920 में संघ की असेंबली ने इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ समझे वाले 6 सिविलियन व्यक्ति बढ़ा करके अस्थायी मिश्रित आयोग टेम्पररी मिक्स्ड कमीशन के रूप में इसका पुनर्निर्माण किया। चौथा बड़ा कार्य यह हुआ कि सितंबर 1922 तक अनेक योजनाओं पर विचार करने के लिए अस्थायी मिश्रित आयोग इस परिणाम पर पहुंचा कि इस समस्या का हल विभिन्न देशों की सुरक्षा सिक्योरिटी प्रदान करने से संभव है। अतः जब तक उन्हें सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी वे अपने शस्त्र घटाने को तैयार नहीं होंगे।
सुरक्षा प्रदान करने का पहला प्रयत्न चौथी असेंबली 1923 में पारस्परिक सहायता की संधि का मसविदा या प्रारूप ड्राफ्ट ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस स्वीकार करना था। इस तरीके से पांचवा कार्य अक्टूबर 1924 में अस्थायी मिश्रित आयोग द्वारा काम करना बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए सज्जीकरण आयोग प्रिपरेटरी कमीशन फॉर द डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस बनाया गया और इसके सदस्य काउंसिल में विद्यमान राज्यों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त संघ के कुछ अन्य सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि थे तथा संघ के सदस्य न होते हुए भी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जर्मनी के प्रतिनिधियों को इसमें आमंत्रित किया गया। सज्जीकरण आयोग 5 वर्ष तक निरंतर प्रयास करने पर भी निशस्त्रीकरण संबंधी मतभेदों को अपनी 7 बैठकों में न सुलझा सका। 6 नवंबर 1930 को इस आयोग का 7वां और अंतिम अधिवेशन हुआ। 9 दिसंबर 1930 को इसने निशस्त्रीकरण की एक योजना का मूल प्रस्ताव ड्राफ्ट कन्वर्सेशन पास करके अपनी कार्यवाही समाप्त की। इस तरीके से छठवां कार्य, इन सारे कार्यों के बावजूद भी प्रस्ताव को मुख्य आधार बनाकर इस समस्या पर विचार करने के लिए राष्ट्रसंघ का निशस्त्रीकरण सम्मेलन जनेवा में 3 फरवरी 1932 को आर्थर हैंडरसन के सभापतित्व में आरंभ हुआ, जिसमें 57 राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। यह विधि की विडंबना है कि पूर्व व्यंग था कि इस समय संघाई में जापान और चीन के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी। इस सम्मेलन में 232 प्रतिनिधि अपने साथ 337 प्रस्ताव लेकर आए थे। फ्रेंच प्रतिनिधि आंद्रे तरधु ने इसे सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की एक निषेधात्मक तथा दंडात्मक सेना बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके अनुसार विभिन्न राज्यों को यह अनाक्रमण शस्त्र और साधन, बड़े युद्धपोत, तोपखाने, पनडुब्बियां, बम वर्षक वायुयान संघ ने दे देने चाहिए। सब विवादों का निर्णय आवश्यक रूप से मध्यस्थों द्वारा ही होना चाहिए। जर्मनी ने इससे यह मांग की कि राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञा पत्र वर्साय की संधि में इसके साथ किया गया वचन पूरा होना चाहिए। उसका निशस्त्रीकरण इस आधार पर किया गया था कि अन्य देशों के शस्त्र भी कम कर दिए जाएंगे। अब या तो दूसरे देशों के हथियार कम कर दिए जाएं अथवा जर्मनी को अन्य देशों के बराबर शस्त्र रखने की अनुमति दे दिया जाए। किंतु फ्रांस जर्मनी की इस समानता की मांग को स्वीकार करने का कट्टर विरोधी था। वह अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जर्मनी के निशस्त्रीकरण को अस्थायी बनाना चाहता था। फ्रांस और जर्मनी के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण से सम्मेलन में गतिरोध उत्पन्न हो गया। हिटलर के अभ्युदय के बाद 14 अक्टूबर 1933 को जर्मनी ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन से पृथक होने की घोषणा की। इससे यह सम्मेलन क्रियात्मक रूप से समाप्त और मृतप्राय हो गया। यद्यपि इसकी अंतिम बैठक 29 मई 1993 को हुई। सर अल्फ्रेड जिमर ने इस सम्मेलन की विफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए पहला कारण इसमें सहयोग की भावना का अभाव और इसका राजनीतिक होना बताया। इसमें विभिन्न राष्ट्र विश्व शांति की समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, किंतु अपनी प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, दूसरों की शक्ति न बढ़ने देने के लिए एकत्र हुए थे। दूसरा कारण इन्होंने ये बताया, अल्फ्रेड जिमर ने, कि विभिन्न शक्ति के उग्र मतभेद थे। फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सेना और सुरक्षा का दृढ़ समर्थक था। वह आरंभ से ही राष्ट्रसंघ की अध्यक्षता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सेना के निर्माण का प्रस्ताव रख रहा था।
क्योंकि इस प्रकार यह जनमन आक्रमण से निश्चिंत हो सकता था और इसके बाद वह अपने हथियार घटाने को तैयार था। उसका यह मत था कि सुरक्षा के बाद शस्त्रीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी और ग्रेट ब्रिटेन को यह विचार हथियारों और राष्ट्रों की रक्षा। तो इस तरीके से इस वीडियो के साथ यहीं तक, अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।